देखिए यहाँ पर क्लास 9 आपको है क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 9 सॉरी क्लास 8 हिस्ट्री है। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 9 पार्ट 2 आपके यहाँ पर है। देखिए, द मॉडरेट रीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. They published newspaper wrote articles and showed how British rule was leading to the economic ruin, leading to the economic ruin, leading to the economic ruin of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demand of Indians. What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. यहाँ देखिए कहा गया क्या कि मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। लेकिन मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अब आगे यहाँ पर कहा गया था कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट की बात यहाँ पर कहा गया। फ्रीडम यानी कि क्या, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट की बात यहाँ पर क्या है। देखिए, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट मतलब क्या, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि by the 1890 decades, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress in Bengal, Maharashtra and Punjab. Leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for their politics of prayer and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that देखिए यहाँ पर क्या है कि they argued that people must rely on their own strength, not on the good intention of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan freedom is my birthright and I shall have it. अब देखिए 1890 के दशक तक बहुत सारे स्वतंत्रता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार में, देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट। देखिए 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति, प्रार्थना की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज करना चाहिए। तिलक ने नारा दिया स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अब आगे खास बात देखिए यहाँ पर क्या, इसमें आपको आगे एक जो चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है, तो देखिए अब आगे यहाँ पर देखिए फिगर 3 आपको यहाँ पर है क्या, बाल गंगाधर तिलक की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ क्या कि नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल, केसरी। देखिए केसरी ए मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय तिलक बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ बंगाल ब्रिटिश रूल। यहाँ देखिए क्या कि मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए, तिलक के संपादन में निकलने वाले मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। अब इसके बाद आपके यहाँ पर कहा गया था कि इन 1905 देखिए यहाँ पर क्या कि इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन, देखिए पार्टीशन बंगाल एट दैट टाइम, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं। देखिए एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस, बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस मीन। देखिए हुज कन्वेनियंस डिड इट रिप्रेजेंट। देखिए क्लियर इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स
and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. देखिए यहाँ पे द पार्टीशन और देखिए द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. Large public meetings and demonstrations were organized, and novel methods of mass protest developed. The struggle that unfolded, देखिए यहाँ पर क्या कि the struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal, but with echoes elsewhere too. In Deltaic Andhra, for instance, it was known as Vande Mataram movement. देखिए यहाँ पर हिंदी इसका चलिए, इसमें एक 1905 में वायसराय कर ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग उसी समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम मिला दे। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। अब हम देखिए क्या कि एक खास बात जो आपके यहाँ पर कहा गया है। देखिए आप एक बंगाल के विभाजन से यहाँ पर क्या कि बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के आंध्र के डेल्टा इलाकों में से वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अब आगे यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि द स्वदेशी मूवमेंट साउट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज टू फाइट फॉर स्वराज। द रेडिकल्स एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। सम इंडिविजुअल्स आल्सो बिगेन टू सजेस्ट द रिवोल्यूशनरी वायोलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के आमूल परिवर्तनवादी जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों एवं वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। आगे देखिए द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट हैज वेल। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्मेड द ऑल ओवर मुस्लिम लीग्स एट ढाका यहाँ देखिए एट ढाका in 1906 the league supported the partition of Bengal. It desired separate electorates for Muslim. A demand conceded by the government in 1909. Some seats in the councils were not reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. This tempted politicians to gather a following by disturbing favors to their own religious groups. यहाँ देखिए क्या कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों की अलग निर्वाचित का व्यवस्था की जाए। 1900 में सरकार ने यह मांग मान ली और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों को आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं अपने धार्मिक समुदाय के लोग अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। अब आगे हम देखिए क्या कि मीनवाइल यहाँ देखिए क्या कि मीनवाइल देखिए यहाँ पर क्या कि मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्वेड द यूज ऑफ फोर्स। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोवर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। द टू ग्रुप्स reunited in December 1915. Next year the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country.
अब देखिए क्या 1907 में कांग्रेस छूट के मध्यम मार्गी, देखिए मध्यम मार्गी मध्यम मार्गी धारा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर देखिए क्या कि अगले साल एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया, अगले साल एक देखिए यहाँ पर क्या अगले साल संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी एक बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए सब मिलकर काम करने का फैसला लिया। अब हम देखिए एक खास बात, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म की बात यहाँ पर की गई है। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म मतलब क्या कि देखिए यहाँ पर द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म की बात यहाँ पर की गई है, मतलब जन राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पर देखिए जन राष्ट्रवाद का जो उदय है उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आफ्टर 1909 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली, यहाँ देखिए क्या कि आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम ए मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग peasants, travelers, students and women in large numbers and occasionally factory workers as well. देखिए certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s decades. Why was this so? The First World War altered the economic and political situation in India. It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on the individual. यहाँ देखिए क्या कि देखिए एक खास देखिए द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेज ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट, इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वार सप्लाइज लेड टू ए शार्प राइज इन प्राइसेज विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल. ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स reaped fabulous profits from the war. As you have seen chapter 7, in chapter 7 the war created a demand for industrial goods, jutes, bags, clothes, rails, and caused a decline of imports from other countries into India. So देखिए यहाँ पर क्या कि इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वार एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. द वार आल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी. विलेज वर pressurized to supply soldiers for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. Furthermore, in 1917 there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggles and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indians nationalists. यहाँ से ये चीज़ आपको पूरी तरह से देखिए आप हो गया. अब इसमें हिंदी में आते हैं. देखिए इसमें आपको हिंदी के अंतर्गत ये आपको यहाँ पर देखते हैं. देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया जन राष्ट्रवाद के उदय की बात यहाँ पर आपको की गई है. देखिए जन राष्ट्रवाद के उदय की बात देखिए 1919 यहाँ पर जो कहा गया 1919 के अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा. किसान आदिवासी विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए. कई बार औद्योगिक मजदूर ने भी आंदोलन में योगदान दिया. 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे. ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी. इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था. इस खर्च को करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे को कर बढ़ा दिया था. सैनिक व्यय में इजाफा था. युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई. दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमाए थे, जैसा कि आप साथ में देख चुके हैं. इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु जूट के बोरे, कपड़े, पट्टियाँ की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से हम देखिए क्या कि और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई. इस तरफ युद्ध के दौरान भारत उद्योग का विस्तार और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे. युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने का विवश किया. एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के दबाव डाला जाने लगा. बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे भेज दिया गया. इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही. फलस्वरूप ये
लोग भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1970 में आपको रूस की क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार था। समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादी को कई परिणाम मिलने लगे। फिर एक बार इसको फिर से देखिए, द वार ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। देखिए हो चुका था। अब आगे हम देखा गया क्या, इससे पहले के पेज का थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लीजिए। यहाँ देखिए एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया, लाला लाजपत राय का यहाँ पर इमेज आपको दिया गया। उसको यहाँ पर देखिए, लाला लाजपत राय का आपको यहाँ पर इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए ये आपको देखिए ए नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब, ही वाज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप विच वाज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस। ही वाज आल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ आर्य समाज। देखिए लाजपत लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। इसके बाद देखिए क्या कि इसके बाद देखिए रिवॉल्यूशनरी वायलेंस की बात करते हैं, क्रांतिकारी हिंसा की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए रिवॉल्यूशनरी वायलेंस मतलब क्या, क्रांतिकारी हिंसा। यहाँ पर देखिए द यूज ऑफ वायलेंस, देखिए द यूज ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी। द यूज ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी मतलब क्या, क्रांतिकारी हिंसा मतलब क्या होता है। रिवॉल्यूशनरी वायलेंस मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी हिंसा मतलब क्या। देखिए समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना होता है, उसी को हम रिवॉल्यूशनरी वायलेंस बोलते हैं। काउंसिल क्या, देखिए परिषद क्या, देखिए एन अपॉइंटेड इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपुल विथ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन इज कॉल्ड परिषद। देखिए प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाले मनोनीत या निर्वाचित संस्था को परिषद कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि एक्टिविटी के बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या एक्टिविटी पता लगे, फाइंड आउट विच कंट्रीज फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार। पता है कि पहला विश्व युद्ध किन देशों ने लड़ा था। अब आगे देखिए द ग्रोथ ऑफ मास। अब आगे यहाँ पर क्या आगे क्या, अब यहाँ देखिए क्या कि इसके बाद आपको यहाँ पर एक खास जो यहाँ पर देखने का था वो आपको पूरी तरह से हो गया। क्या इमेज आपको दिया गया है क्या कि इसमें आपको इमेज आप देखिए, फाउंडर ऑफ द नाटाल कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका 1896 का इमेज है। इन 1895 along with other Indians महात्मा गांधी established the Natal Congress to fight against racial discrimination. Can you identify Gandhi ji? He is standing at the center in the row at the back wearing a coat and the tie. अब आगे हम देखिए क्या कि नाटाल कांग्रेस संस्था डरबन दक्षिण अफ्रीका 1855 का इमेज है। अब इसमें देखिए 1855 अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के नाटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं कि क्या वहाँ पे वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम देखिए क्या आगे इसका यहाँ पर आपको क्या कि द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, अब यहाँ पर है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। हाँ, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी आपको यहाँ पर महात्मा गांधी का आगमन देखिए, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी का आगमन। यहाँ पर देखिए हम क्या इट इज इन दीज सर्कमस्टेंसेस दैट महात्मा गांधी एमर्ज हैज ए मास लीडर। हैज यू मे नो गांधी जी एज 46 अराइव इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फिर आपको यहाँ देखिए कहा गया क्या कि इट इज द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी में इट इज इन दिस सर्कमस्टेंसेस महात्मा गांधी एमर्ज हैज अ मास लीडर। हैज यू मे नो देखिए गांधी जी एज 46 अराइव इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेज अगेंस्ट रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन। ही वाज ऑलरेडी ए रिस्पेक्टेड लीडर नॉन इंटरनली। His South African companions had brought him in contact with various types of Indians, Hindus, Muslims, and Parsis and Christians, Gujaratis, Tamils, and North Indians, and upper class merchants, lawyers, and workers. देखिए महात्मा गांधी spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs, and overall situation. His earliest intervention were in a local movement in Champaran, Kheda, and Ahmedabad, where he came into contact with Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel. In Ahmedabad, he led a successful mill workers strike in 1918. Let us focus in some detail on the movement organized between 1919 to 1922.
अब देखिए इसका हिंदी देखिए क्या, इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी 40 वर्ष की उम्र गांधी जी आपको 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्लवेदी पाबंदियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन चला रहे थे और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे वहाँ के लोगों उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। देखिए उनके शुरुआती प्रयास चंपारण में, खेड़ा और अहमदाबाद का स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद उन्होंने मिल मजदूर की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए 1919 से लेकर 1922 के बीच के आंदोलन में कुछ गहराई से देखें। अब आगे सबसे पहले इसमें देखिए, इससे पहले का जो इमेज है ये सब पूरा आपको हो चुका। अब आगे यहाँ पर देखिए देखिए द रोलट सत्याग्रह यहाँ पर देखते हैं। इन 1900 देखिए क्या, इन 1990 गांधी जी गैव ए कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास। द एक्ट कर्ब्ड इन फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। महात्मा गांधी, Muhammad Ali Jinnah and others felt that the government had no rights to restrict people's basic freedoms. They criticized the act as devilish and tyrannical. Gandhiji asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer and hartal strikes. सत्याग्रह सभाज were set up to launch the movement. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए रोलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान एवं याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने के सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। अब आप इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इमेज भी आपके यहाँ फाइंड एक्टिविटी भी कुछ उसको देख लीजिए पहले। इसमें कहा कि फाइंड आउट अबाउट द जालियांवाला बाग मास्कर, व्हाट इज जालियांवाला बाग, व्हाट एट्रोसिटीज वर कमिटेड देयर, हाउ वर दे कमिटेड। देखिए क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जालियांवाला बाग क्या है, यहाँ किस तरह के अत्याचार हुए, ये अत्याचार कैसे हुए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या आगे इसमें आपको ये कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या, इसमें ये कहा देखिए द वेल्ड कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपन फायर ऑन ए गैदरिंग ऑफ पीपुल, द पीपुल आर पॉइंटिंग टू द बुलेट मार्क्स ऑन द वॉल। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें कि वह पैसा जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियाँ चलाई थी, बाद की स्थिति में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या, नाइटहुड क्या हो, देखिए एन ऑनर गारंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन बाय एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। देखिए ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवाओं के लिए दी जाने उपलब्धि को नाइटहुड कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए द रोलट सत्याग्रह। देखिए यहाँ पर क्या कि द रोलट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल्दो इट वाज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज। देखिए टू सिटीज एंड इन अप्रैल 1919 देयर वर ए नंबर ऑफ demonstrations and riots in the country, and the government used brutal measures to suppress them. The Jallianwala Bagh atrocities inflicted by General Dyer in Amritsar
on Baisakhi Day, 13th April, were a part of this repression. On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. देखिए, रोड सत्याग्रह ब्रिटिश के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को चलने के दमन का रास्ता अपनाया। बैसाखी मतलब 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायल द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। फिर आपको आगे हम देखिए, आपको है क्या कि ड्यूरिंग द लॉर्ड सत्याग्रह, देखिए यहाँ पर क्या इसको एक बार फिर से देखिए अच्छा से, यहाँ देखिए आप क्या कि ड्यूरिंग द लॉर्ड सत्याग्रह, देखिए आप क्या कि ड्यूरिंग द लॉर्ड सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ट्राइड टू एंश्योर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। दिस वाज आल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी, हु ऑलवेज सॉ इंडिया हैज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव इन द कंट्री, हिंदूज, मुस्लिम एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन। देखिए ही वाज कीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। यहाँ देखिए जो कहा गया, लॉर्ड सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदू और मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब आगे देखिए यहाँ पर जो खास बात आपको यहाँ पर की गई, देखिए द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग, मतलब पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। देखिए यहाँ पर द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग मतलब क्या, ये पीड़ा का चिरंतर सिद्धांत है। आप देखिए व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय अहिंसा, देखिए मीन बाय अहिंसा नॉन वायलेंस, हाउ कुड अहिंसा बिकम द बेसिस ऑफ स्ट्रगल, दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। देखिए अहिंसा से गांधी जी क्या आशय तक, अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का यह कहना था। फिर आगे यहाँ पर देखिए आपको कहा इसको था यहाँ पर देखिए क्या नॉन वायलेंस, यहाँ पे क्या कि नॉन वायलेंस, इसको था अंग्रेजी में देखते हैं आपको। देखिए नॉन वायलेंस कम्स टू अस थ्रू डूइंग गुड कंटिन्यूअली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। देखिए दैट इज द इंडिस्पेंसेबल लेसन इन नॉन वायलेंस इन साउथ अफ्रीका। आई सक्सीड इन लर्निंग द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग एज द ओनली रेमेडी फॉर अनडूइंग रॉन्ग एंड इनजस्टिस। इट मीन्स पॉजिटिवली द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, you have to be prepared to suffer cheerfully at the hands of all and sundry, and you will wish ill to no one and not even to those who may have wronged you। अब देखिए अब क्या इसमें कहा गया कि प्रतिफल यहाँ पे क्या देखिए, प्रतिफल की मामूली सी भिक्षा के बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशा अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी व्यक्ति के हाथों खुशी पीड़ा सहने के तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। अब आगे आप देखिए जो आपको कहा उसको यहाँ पर देखिए, इसमें आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए, खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात यहाँ पर की गई है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की बात यहाँ पर की। देखिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग, देखिए यहाँ पर क्या खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की। देखिए हम आपको इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर जो आपको है क्या कि इस इंग्लिश वाले को देखते हैं यहाँ पे कि खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट मीन्स हमें आप कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन देखते हैं। द खिलाफत इशू वाज वन सच इज कॉज। देखिए द खिलाफत इशू वाज वन सच कॉज इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज ए हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान खलीफा, तुर्की सुल्तान और खलीफा। People were furious, देखिए people were furious about this as they had been about the Jallianwala Bagh massacre। Also Indian Muslim were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred place in the erstwhile Ottoman Empire। The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wish to initiate a full-fledged non-cooperation movement। Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala Bagh massacre, the Khilafat wrong and demand Swaraj।
देखिए आपके यहाँ पर क्या है कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921 to 1922. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajagopalachari and Asaf Ali gave up their practices. British titles were surrendered and legislatures boycotted. People lead public bonfires of foreign clothes. The imports of foreign clothes fell drastically between 1920 and 1922, but all this was merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. अब ये खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारत के मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम देखिए हम भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी उपाधि को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920-1922 के विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। अब यहाँ देखिए क्या कि एक खास बात जो यहाँ पर आपको कहा द इटर्नल ये तो हो चुका था। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि पीपुल्स इनिशिएटिव से लोगों की पहल कर दिया, लोगों का पहल देखिए यहाँ पर लोगों की चर्चा एक नया काम देखिए यहाँ पर पीपुल्स इनिशिएटिव्स की बात यहाँ पर की, उसके यहाँ देखिए पीपुल्स इनिशिएटिव्स की बात यहाँ पर की गई। इसको यहाँ पर देखिए लोगों की चहलकदमी में लोगों का पहल देखिए यहाँ पर लोगों का नया काम यहाँ पर देखिए। देखिए इन मैनी केस यहाँ देखिए इन मैनी केसेज people resisted British rule non-violently. In others, different classes and groups interpreting Gandhiji's call in their own manner. They protested in ways that were not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movement to local grievances. Let us look at a few examples. देखिए कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाए। ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। अब इन खेदा गुजरात पट्टीदार peasants organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British in coastal Andhra and in coastal Andhra and interior Tamil Nadu. Liquor shops were picketed in the Guntur district of Andhra Pradesh. Travelers and poor peasants staged a number of forest satyagraha, sometimes sending their cattle into forest without paying a grazing fee. They were protesting because the colonial estates had restricted their use of forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulation abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. अब देखिए लोगों की प्रकरण यहाँ देखिए क्या कि कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान को अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना अभी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था
उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों को, उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। अब आगे यहाँ पर एक खास बात जो आपके यहाँ पर की है उसको यहाँ पर देखिए। एक खास जो चीज़ आपके यहाँ पर उसको आपके यहाँ पर देखिए। इससे पहले आपके यहाँ पर क्या था, पिकेट्स के देखिए, समझिए पिकेट्स आपको क्या होता है। पिकेट्स का अंग्रेज हिंदी में बोलते हैं घेरेबंदी बोलते हैं कि पीपुल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड ए बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इंटरिंग। देखिए पिकेट में घेरेबंदी क्या होता है कि लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किसी क्या जाने वाला विरोध प्रदर्शन को ही पिकेटिंग कहते हैं। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के क्या जाने वाला विरोध प्रदर्शन को घेरेबंदी या पिकेट्स बोलते हैं। आगे आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे आपको क्या आगे आपको मनहत यहाँ देखिए कि मनहत की बात करते हैं। देखिए रिलीजियस फंक्शन इज ऑफ सिख गुरुद्वारा से। देखिए महंत क्या होता है, देखिए रिलीजियस फंक्शन ऑफ सिख गुरुद्वारा को महंत बोलते थे। सिख गुरुद्वारा के धार्मिक कथाधारता को महंत बोलते थे। देखिए इलीगल इविक्शन क्या होता था, इलीगल इविक्शन क्या होता था, इलीगल इविक्शन हिंदी बोलते थे गैर कानूनी बेदखली। देखिए इलीगल इविक्शन मतलब क्या, गैर कानूनी बेदखली क्या होता है। देखिए फोर्सिबल एंड अनलॉफुल, देखिए फोर्सिबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड दे रेंट। देखिए पट्टाईदारों और उनके पट्टों से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, उसी को क्या बोलते थे, आपको इलीगल इविक्शन बोलते थे। फोर्सिबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड दे रेंट आपको होता है पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना को बोलते हैं क्या, आपको गैर कानूनी बेदखली बोलते हैं। अब आगे हम देखें क्या, एक इमेज आपके यहाँ शो किया गया, उस इमेज के साथ देख लीजिए। आप इमेज आपको क्या देखिए, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। देखिए इन पॉपुलर इमेज टू महात्मा गांधी इज ऑफन शोन, देखिए इज ऑफन शोन एज अ डिवाइन बीइंग ऑक्यूपाइंग ए प्लेस विद इन द pantheon of Indian gods. In this image, he is driving Krishna's chariot, guiding other nationalist leader in the battle against the British. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या इसमें ये कहा गया कि स्वराज मंत्री का इमेज आपको दिया गया। इस इमेज में यहाँ पर क्या कि देखिए महात्मा गांधी जनता से उपजी एक छवि के रूप, देखिए जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में इस तस्वीर में कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे, वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पर जो खास बात आपको देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पर देखिए। इसमें आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या है, द पीपुल्स महात्मा की बात देखिए यहाँ पर क्या गया है। अब देखिए इन सिंध, देखिए यहाँ पर इन सिंध की बात थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। In Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal, to the Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. In Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt Mahants supported by the British from the Gurdwara. This movement got closely identified with the non-cooperation movement. In Samti Gardens, liberals shouting Gandhi Maharaj ki jai demanded a big increase in their wage. They left the British on the plantation amidst declaration that they were following Gandhiji's wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of the period, the reference to Krishna was submitted by Gandhi Raja. देखिए सिंध मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत और सहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के आंदोलन चला। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। अब आगे हम देखिए क्या कि आगे आपके यहाँ पर है द पीपुल्स महात्मा की बात की गई, जनता के महात्मा की बात आपके यहाँ पर की गई है, जनता के महात्मा की बात आपके यहाँ पर की गई है।
यहाँ देखिए द पीपुल्स महात्मा मतलब जनता के महात्मा की बात देखिए यहाँ पर वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपुल थॉट गांधी जी हैज अ काइंड ऑफ मसीहा हैज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर misery and poverty. Gandhiji wished to build class unity, not class conflict. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agricultural laborers. Believed he would provide them land. At times, ordinary people created Gandhiji with their own achievement. For instance, at the end of a powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Province, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhiji who had on this demand for them. At other times, using Gandhiji's name, travellers and peasants undertook action that did not conform to Gandhian ideals. आगे यहाँ पर देखिए जो का उसको समझने का प्रयास करते हैं। इन उदाहरणों के द्वारा हम देखें आपको क्या इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी क्या देखिए यहाँ पर क्या कि गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष मर देंगे। खेती और मजदूरों को यकीन देखिए खेती और मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए तो एक खास बात यहाँ पे क्या कि उदाहरण के एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत हुआ था उत्तर प्रदेश। इसी प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधी जी के आदर्शों अनुसार नहीं था। अब आगे यहाँ देखिए क्या एक खास जो चीज़ें आपके यहाँ पर शो की गई उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको है क्या इट वाज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। देखिए यहाँ पर क्या बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। प्रतापगढ़ में आपको बेदखली रुकवाई थी। यहाँ पर आपको इमेज आपको इसको देखिए यहाँ पर क्या कि इट वाज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। आगे देखिए द फॉलोइंग यहाँ पर क्या है कि द फॉलोइंग ये देखिए द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए CID रिपोर्ट ऑन द किसान मूवमेंट इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जनवरी 1921। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट एक अंश इस प्रकार आपको एक अंश इस प्रकार आपको था। देखिए द करेंसी विच मिस्टर गांधीज नेम हैज एक्वायर्ड इवन इन द रिमोटेस्ट विलेज इन एस्टोनाइजिंग नो वन सीम्स टू नो क्वाइट। देखिए नो वन seems to know quite who or what he is, but it is accepted fact that what he say is so, and what he orders must be done. He is a Mahatma or Sadhu, a Pandit, a Brahmin who lives at Allahabad, even a Devta. The real power of his name is to be tracked back to the idea that it was he who got Bedakri illegal eviction stop in Pratapgarh. As a general rule, Gandhi is not thought of as being antagonistic to government, but only to the zamindars. We are for Gandhiji and the Sarkar। देखिए दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देखना अचंभा होता था। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है क्या है, फिर भी सब ने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है देखिए यहाँ पर क्या और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत अंदर इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। अब आगे आप देखिए जो कुछ आगे का पॉइंट आपके यहाँ पर शो की एक्टिविटी आपके यहाँ पर है। देखिए read source for according to this report, how did people view Mahatma Gandhi? Why do you think they felt that he was opposed to zamindars but not to the government? Why do you think they were in favor of Gandhi जी? देखिए इस सोच को पढ़े। इन रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं परंतु सरकार के विरोधी नहीं है? आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे?
राय में लोग गांधी जी अनुयायी क्यों थे। अब आगे की बात यहाँ पर आपको करते हैं। देखिए आप क्या किया, इस बात को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इमेज भी आपको शो किया गया है चित्तरंजन दास का। देखिए चित्तरंजन दास का आप इमेज आपके यहाँ पर है कि देखिए ए मेजर फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट। दास वाज ए लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। ही वाज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल वकील थे। असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। अब आगे हम देखिए, आगे एक खास बात जो यहाँ पर कही गई है, द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। अब एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया उसको देखिए, 1922-1929 की घटनाएं, 1922-1929 की घटनाएं आप यहाँ पर देखिए। 1922-1929 की घटना आप यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए, महात्मा गांधी हैज़ यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। ही abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chori Chora. 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. अब यहाँ देखिए, महात्मा गांधी के हिंसक आंदोलन विरुद्ध, देखिए महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। और देखिए वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, गांधी जी फॉलोवर stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that parties should fight election to the council and enter them in order to influence government policies. Through sincere social work in village in the mid 1920 decades, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. अब देखिए क्या कि असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके बाद यहाँ पर कहा टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920 डिकेड्स वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, a Hindu organization, and the Communist Party of India. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. Find out about their ideas with the help of your teacher. The revolutionary nationalist Bhagat Singh too was active in this period. अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों के बीच की सोच में गहरा फर्क रहा है। देखिए, अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगे। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह में सक्रिय थे। इस दशक के यहाँ पर क्या देखिए, इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब आगे यहाँ देखिए क्या है कि इसमें एक खास बात आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या है कि द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द presidency of Jawaharlal Nehru. Consequent Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country.
अब आगे यहाँ देखिए एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया, इमेज को पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आपका है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। इमेज यहाँ पर है क्या कि डेमोन्स्ट्रेशन अपोज द साइमन कमीशन, देखिए डेमोन्स्ट्रेटर्स अपोज द साइमन कमीशन इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड ए कमीशन headed by Lord Salmon to decide India's political future. The commission had no Indian representatives. The decision created an outrage in India. The all political groups decided to boycott the commission. When the commission arrived, it was met with demonstration with banners saying Simon go back. अब एक यहाँ पे इमेज जो देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलन का इमेज यहाँ पर शो किया गया है। साइमन गो बैक यहाँ पर आपको लगा, फिर आपको आगे 1927 इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका सभी स्वागत किया गया। प्रदर्शन का नारा था साइमन वापस जाओ। भगत सिंह का इमेज आपके यहाँ पर शो किया। अब यहाँ देखिए क्या, इट टेक ए लाउड वॉइस टू मेक द डीप फियर इनकलाब जिंदाबाद। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर आपको कहा गया, तो इसको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इट टेक्स ए लाउड वॉइस, देखिए इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डीप हियर। अब देखिए बाहरी कानून को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। अब देखिए रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republican Association (SSRA) in 1928 Firozabad, Kotia in Delhi. On 17 December 1948, Bhagat Singh Azad and Rajguru assassinated Saunders, a police officer who was involved in the lathi charge that had caused the death of Lala Lajpat Rai. On 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly. The aim had their leaflet explained was not to kill but to make the deep fear and to remind the foreign government of its callous exploitation. देखिए भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एक्सिक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931. भगत सिंह एज एट दैट टाइम वाज ओनली 23. अब देखिए बाहरी कानून सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये इनकलाब जिंदाबाद। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने को 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटा में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारी अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए गए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, लेकिन सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। बहुत ही प्रिय और बहुत ही प्रेरणास्रोत है हमारे भगत सिंह, हम लोगों के लिए होना भी चाहिए। अब देखिए ये मार्च दांडी की हिसाब से हम देख लीजिए, दांडी मार्च क्या आता था आप यहाँ देख लीजिए। देखिए द मार्च टू दांडी यहाँ पे देखिए पूर्ण स्वराज, यहाँ देखिए क्या पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन। देखिए पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन। देखिए इट हैड टू बी फाउट फॉर इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi along with other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. The salt march related the general desire of people. The salt march related to general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody and thus did not divide the rich and poor. Gandhiji
Gandhiji and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling seawater to produce salt. अब आगे इस बात को देखिए क्या कि पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाले था, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाले थे। इसके लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने की यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता के व्यापक चाह को लोग एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उसके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यहाँ एक इमेज भी आपको शो किया गया, इसको देखिए यहाँ पर क्या कि महात्मा गांधी ब्रेकिंग द साल्ट लॉ बाय पिकिंग अप ए लंप ऑफ नमक नेचुरल साल्ट। देखिए आप इमेज महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी चौक पे 1930 के यहाँ पे इमेज आपको है। अब आगे हम देखते क्या कि वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका। आपके यहाँ पर कुछ इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया, उसको यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको कहा उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अम्बाबाई। देखिए वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड Women from diverse background participate in the national movement. Young and old, single and married. They came from rural and urban areas, from both conservative and liberal homes. Their involvement was significant for the freedom struggle, for the women's movement, and for themselves personally. अभी हम देखें क्या कि both British officers and Indian nationalists felt that women's participation gave the national struggle and immense force. देखिए participation in the freedom movement brought women out of their homes. It gave them a place in the profession, in the governance of India, and it could pave the way for equality with men. देखिए what such participation meant for women is best recounted by them. Ambabai of Karnataka had been married at age 12, widowed at 16, and she picketed foreign cloth and liquor shop in Udupi. She was arrested, served a sentence, and was re-arrested between prison terms. She made speeches, taught spinnings, and organized Prabhat fairies. Ambabai regarded these as the happiest days of her life because they gave it a new purpose and commitment. Women, however, had to fight for their right to participate in the movement during the Salt Satyagraha. For instance, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation. Sarojini Naidu had to persuade him to allow women to join the movement. अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि, बहुत सारी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमियों वाले बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता संघर्ष और महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए यहाँ पर क्या कि अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों एवं शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अम्बाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और किताब की दुकानों के घेरेबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर पहुंची, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई इन्हीं अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षण में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी ने भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें।
अब इसके बाद आगे आपको देखिए क्या इसमें आगे आपको आपको कुछ खास भी आपको इमेज यहाँ पर आपको दिया है, उसको देख लीजिए यहाँ पर क्या कि देखिए सरोजिनी नायडू यहाँ पे एक इमेज आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कि सरोजिनी नायडू, देखिए यहाँ पर क्या सरोजिनी नायडू भी, देखिए सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू, देखिए सरोजिनी नायडू विथ महात्मा गांधी पेरिस 1931। इसमें आपको देखिए क्या कहा गया कि देखिए महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 1931 में आपका एक्टिव देखिए एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली 1920 decades. Naidu was a significant leader of Dandi March. She was the first Indian woman to become president of the Indian National Congress 1925. अब हम देखें क्या कि 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी 1925 में। अब आगे यहाँ पर देखिए जो खास बात आपको यहाँ पर कही उसको ध्यान देखने का प्रयास कीजिए। पीजेंट्स ट्रैवल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड, देखिए यहाँ पर आपको उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पीजेंट्स ट्रैवल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स ए बिजनेस फेडरेशन पब्लिश ए पैम्पलेट ऑन द साल्ट इशूज द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह thousands were sent to jail. The combined struggle of the Indian people bore fruit when the government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy, and the government announced election to the provincial legislature in 1937. The Congress formed a government. The Congress formed government in 7 out of 11 provinces. अब आगे हम देखें क्या कि इस खास बात को साथ यहाँ पर सुनने का प्रयास यहाँ पर कीजिए। देखिए भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पर एक खास बात, उन्होंने पानी उबाल कर भी, देखिए उन्होंने एक मिनट यहाँ पे ये नहीं था, एक आप इसके आगे यहाँ पर था। देखिए गांधी जी उनके अनुयायी, देखिए गांधी जी और उनके देखिए यहाँ पर क्या कि नमक कानून का उल्लंघन किया, इसका पीजेंट ट्रैवल्स में पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स। एक इसमें आपको जो था ये आपको देखिए यहाँ पर इस आंदोलन के उन्होंने फिर आगे कहा था क्या कि इस आंदोलन में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रही को निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अब आगे आप देखिए क्या इस लास्ट जो आपके यहाँ पर कहा गया, द कंबाइंड स्ट्रगल्स, देखिए द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ इंडियन पीपुल देखिए bore fruit when the government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy, and the government announced election to the provincial legislature in 1937, and the Congress formed government in 7 out of 11 provinces. In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. Critical of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return they wanted that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress minister resigned in protest. अब यहाँ देखिए क्या कि प्रांतीय स्तर पर 2 साल के बाद यहाँ पर क्या कि इसमें जो कहा गया कि भारतीय जनता के साथ संघर्ष के आखिरकार 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। फिर आप आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए वीर लक्ष्मण नायक वाजपेयी, यहाँ पे जो कहा वीर लखन नायक वाजपेयी, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। अब यहाँ पर देखिए जो खास बात यहाँ पर कहा गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए।
अब यहाँ देखिए क्या कि देखिए बाजी मोहम्मद, देखिए यहाँ पर क्या कि बाजी मोहम्मद आपके यहाँ पर कहा जाए, बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ नबर देखिए प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर कांग्रेस ओडिशा इन 1930 decades reports on August 25 1942 देखिए 19 people died on the spot in police firing at Paparandi देखिए 8 Paparandi in Navrangarpur. Many died thereafter from their wounds. Over 300 were injured. More than 8,000 were jailed in Koraput district. Several were shot or executed. Veer Lakhan Naik, a legendary tribal leader who defied the British, was hanged. Nayak Baji tell us was not worried about being executed. Only said that he would not live to see freedom's dawn. Baji Muhammad mobilized 20,000 people to join the national struggle. He offered satyagraha many times over. He participated in protests against the Second World War and in the Quit India movement and several long jail terms. अब यहाँ आगे जो कहा गया कि 25 अगस्त देखिए 25 अगस्त 1942 को 19 लोग आपको नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1,000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता के प्रभाव नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ विरोध और भारत आंदोलन में हिस्सा लिया था। कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए क्या कि एक खास जो वर्ड आपको दिया उस वर्ड को देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की यहाँ बात की गई है। देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या देखिए प्रांतीय स्वायत्ता क्या होता है। देखिए कैपिटल और देखिए कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन व्हाइल रिमेनिंग विद इन ए फेडरेशन। तो प्रांतीय स्वायत्ता क्या देखिए प्रसंग के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देने को प्रांतीय स्वायत्ता कहते हैं। अब देखिए क्या कि प्रिंसिपल ऑटोनॉमी क्या कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक relatively independent decision while remaining within a federation। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। अब फिगर्स 14 आप देखिए क्या कि क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। अब यहाँ देखिए क्या कि क्विट इंडिया मूवमेंट आपके यहाँ पर है क्या अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 देखिए प्रदर्शनकारी देखिए डेमोन्स्ट्रेशन क्लेशेड विद द पुलिस एवरीवेयर मेनी थाउजेंड्स वर अरेस्टेड ओवर 1,000 किल्ड मेनी मोर ओवर इंजर्ड। देखिए प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, हज़ारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। देखिए बोस एंड आई एन देखिए बोस एंड द INA यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस के यहाँ इमेज भी शो किया गया है। अब यहाँ देखिए ए रेडिकल नेशनलिस्ट विथ सोशलिस्ट लर्निंग्स बोस डिड नॉट शेयर गांधीजी आइडिया ऑफ अहिंसा थ्रो दो ही रिस्पेक्टेड हिम हैज द फादर ऑफ द नेशन। इन जनवरी 1941 ही secretly He secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany, and raised the Azad Hind Fauj or the Indian National Army (INA) to free India from British control in 1944. The INA tried to enter India through Imphal and Kohima, but the campaign failed, and the INA members were imprisoned and tried. People across the country from all walks of life participated in the movement against the INA trials। अब आगे हम देखिए क्या समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने को उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाए गए। देश भर में आपको तमाम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्ष में हिस्सा लिया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्विट इंडिया एंड लेटर की बात की गई। क्विट इंडिया एंड लेटर की बात आपके यहाँ पर की गई। उसमें देखिए क्विट इंडिया एंड लेटर भारत छोड़ो और उसके बाद देखिए भारत छोड़ो और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आपके यहाँ पर है। महात्मा गांधी के यहाँ पर क्या इसको थोड़ा सा देख लीजिए।
देखिए महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट ए न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार. द ब्रिटिश must quit India immediately. He told them to the people. He said, "Do all die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently." Gandhiji and other leaders were jailed and at once, but the movement spread. It especially attracted peasants and the youth who gave up their study to join it. Communication and symbols of state authority were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own government. The first response of the British was severe repression. By the end of 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing. In many areas, orders were given to machine gun crowds from airplanes. The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knees. देखिए हम क्या महात्मा गांधी दूसरे भारत छोड़ो उसके बाद क्या हम देखिए महात्मा गांधी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया. उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दे. गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करे. गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया. इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया. किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े. देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए. बहुत से इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया. सबसे पहले अंग्रेज ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया. 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए. बहुत से इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए. परंतु आखिरकार इस विद्रोह से ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया. बट आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं. टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस यहाँ देखिए क्या कि टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन मतलब स्वतंत्रता और विभाजन की ओर की बात करते हैं. स्वतंत्रता एंड विभाजन की ओर की बात करते हैं. देखिए मीन वाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री. द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान. Why did the League ask for an autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? From the late 1930s decade, the League began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus. In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in the 1920 decades and 1930 decades. More देखिए यहाँ पर क्या कि फिर आपको यहाँ पर क्या कि मोर इम्पोर्टेंट द प्रोविंशियल. देखिए द प्रोविंशियल देखिए क्या कि द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 सीम टू हैव कन्विंस्ड द लीग दैट मुस्लिम वर ए माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड fiddle in any democratic structure. It feared that Muslims may even go unrepresented. The Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो कहा गया द कांग्रेस फेवर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मास इन 1930s allowed the league to widen its social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s decade when most Congress leaders were in jail. At the end of the war in 1945, the British opened negotiation between the Congress, the League, and themselves for the independence of India. The talks failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslim. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. देखिए इलेक्शन यहाँ पे क्या इलेक्शन टू द province were again held in 1946. The Congress did well in the general constituencies, but the League's success in the seats reserved for Muslims was spectacular. It persisted with its demand for Pakistan in March 1946. The British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a situation political framework for a free India. This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of proposal. Partition now became more or less inevitable. अब देखिए आप जो कहा गया
इसमें जो कहा गया था कि 1940 मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों कि आपको क्या स्वतंत्र राज्यों की मांग करते एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए यहाँ पे क्या कि बीच हुए एक मिनट देखिए बीच हुए और तनावों का भी हाथ रहा होगा। देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव संबंध इनसे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। देखिए इन चुनाव मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक आधार जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 के दौरान प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भामी था। अब आगे यहाँ देखिए कुछ खास जो पॉइंट है उसको यहाँ पर देख लीजिए। इसमें देखिए कुछ आपको यहाँ पर इमेज भी दिया है। सुभाष चंद्र बोस आपके यहाँ देखिए, इसके बाद आपके यहाँ पर है ये आपको हो गया सुभाष चंद्र बोस। आपके यहाँ पर क्या एक खास जो आपके यहाँ पर देखने को मिला उसको यहाँ पर देखिए। फिगर 16 की बात आपको कर लेते थोड़ा सा। फिगर 16 जो आपके यहाँ पर है, देखिए आपके यहाँ पर क्या मौलाना आज़ाद यहाँ पर क्या देखिए मौलाना आज़ाद अदर मेंबर एट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी सेवाग्राम 1942। आज़ाद वाज बोर्न इन मक्का टू ए बंगाली फादर एंड एन अरब मदर वेयर वर्सेड इन मैनी लैंग्वेज। आज़ाद वाज ए स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड एन एक्सपोनेंट ऑफ द नोशन ऑफ वहादात दिन the notion of Wahadat din, the essential oneness of all religions, an active participant in Gandhian movement and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity. He was opposed to Jinnah's two-nation theory. अब ये मौलाना आज़ाद था, कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1982 में बैठे हुए हैं। इसमें क्या मौलाना आज़ाद का जब मक्का में हुआ था, उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद, बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। एक इमेज देखिए यहाँ पर फिगर 17 की बात से कर लीजिए। फिगर 17 जो आप यहाँ पर दिया है उसको देखिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर द गांधी जिन्ना टॉक्स 1944। देखिए ए वेटरन नेशनलिस्ट एंड लीडर ऑफ द साल्ट सत्याग्रह इन द साउथ, सी राजगोपालाचारी पॉपुलरली नोन एज राजा जी, सर्व्ड एज मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 एंड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। देखिए गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944। देखिए वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। फिर अब आगे यहाँ पर कहा गया
फिगर 18 के बाद यहाँ देखिए क्या आ गया। फिगर 18 क्या है देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द negotiation for independence during 1945 to 1947. Patel hailed from an impoverished peasant proprietor family of Nadiar, Gujarat, a foremost organizer of the freedom movement from 1918 onwards. Patel served as president of the Congress in 1831 देखिए यहाँ पर क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादिया गुजरात एक गरीब किसान व्यवसायी के परिवार से थे। 1918 के पटेल नादिया गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि अब यहाँ देखिए क्या है कि महात्मा गांधी, यहाँ देखिए कि फिगर 19 की बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना विथ महात्मा गांधी बॉम्बे सितंबर 1944। देखिए महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 की इमेज है। देखिए एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंटिल 1920, जिन्ना प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट। ही रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग आफ्टर 1934 एंड बिकम द मेजर स्पोक्सपर्सन फॉर द डिमांड ऑफ फॉर पाकिस्तान। देखिए 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वो पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। अब आगे हम देखिए कहा गया, इसका एक इमेज भी आपके यहाँ पर देखिए क्या इमेज आपके यहाँ पर क्या कि जवाहरलाल नेहरू, देखिए आप एक इमेज आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू लिस्टेड टू महात्मा गांधी बिफोर द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस जुलाई 1946। देखिए गांधी जी डिसिप्लिन ए कांग्रेस सोशलिस्ट, यहाँ देखिए एक कांग्रेस, अब क्या एक कांग्रेस सोशलिस्ट एंड एन इंटरनेशनलिस्ट। नेहरू वाज ए लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड ऑफ फ्री इंडिया इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। देखिए क्या कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात करें जुलाई 1940 में, गांधी जी के डिसिप्लिन मतलब शिष्य होता है। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। देखिए यहाँ पर क्या कि समान निर्वाचन से, देखिए जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की क्या करते हैं, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं इसको यहाँ पर देखिए। क्या देखिए खोलो मोबाइल खोलो, वो मोबाइल तुम्हारा, वो मोबाइल लो। उसको दाओ ना।
करते हैं जनरल कंस्टिट्यूएंसी मतलब यहाँ पर क्या आता है, इस बात उठा कर देखिए। देखिए यहाँ पर जो यहाँ देखिए जनरल कंस्टिट्यूएंसीज़ की हम बात करते हैं, जनरल कंस्टिट्यूएंसीज़ की बात आपको करते हैं तो कि समान निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करते हैं। इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विथ नो रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटीज। देखिए समान निर्वाचन क्षेत्र में क्या ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, उसी को हम जनरल कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। आगे देखिए एक इमेज यहाँ पर दिया गया है। इमेज यहाँ पर देखिए क्या कि खान, देखिए इमेज खान अब्दुल गफ्फार खान द पाश्तून लीडर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विथ हिज कलीग्स एट ए पीस मार्च थ्रू बिहार मार्च 1947, also known as Badshah Khan. He was the founder of the Khudai Khidmatgars, a powerful non-violent movement among the Pathans of his province. Badshah Khan was strongly opposed to the partition of India. He criticized his Congress colleagues for agreeing to the 1947 division. देखिए आपको खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। मार्च 1947 में गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के यहाँ क्या उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। अब आगे हम देखिए जो खास बात देखने को मिला। अब यहाँ देखिए क्या कि आफ्टर द फेल्यूर ऑफ कैबिनेट मिशन the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. It announced a 16 August 1946 had direct action day. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. By March 1947, violence spread to different parts of northern India. अब कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए और मार्च 1927 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। अब फिर देखिए देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया many hundred thousands people were killed and numerous women had to be faced untold brutalities during the partition. Millions of people were forced to flee their homes, torn as under from their homelands. They were reduced to being refugees in alien lands. Partition also meant that India changed. Many of its cities changed and a new country, Pakistan, was born. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. देखिए कई लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग मारे गए। अल्पसंख्यक महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल स्वत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। अब एल्सवेयर की भी बात है। एक इमेज देख रिफ्यूजीज फ्रॉम, देखिए यहाँ पर क्या एक इमेज आपको दिया गया है। देखिए रिफ्यूजीज फ्रॉम राइट टॉर्न पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। देखिए कि हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें देखिए कि एल्सवेयर की बात है आपकी। देखिए नेशनलिज्म इन अफ्रीका द केस ऑफ घाना की बात यहाँ पर की गई। उसमें हम देखिए
द केस ऑफ, यहाँ पर जो घाना है उसको यहाँ पर देखिए, इसमें जो खास चीज़ आपको कही गई है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए क्या कि देखिए द लेट, देखिए क्या कि द लेट 19th, देखिए द लेट 19th, इसको देखिए यहाँ पर, द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन many Afro Asian countries. In many of these nationalism arose as a part of the anti-colonial struggles for independence. Colonial rule in Africa was dictatorial. Only the chiefs were allowed to rule on behalf of the foreign powers. Alternative laws affecting Africans were created in all-white legislature. Africans had no decision-making powers on or representation not until after the Second World War, at least. The forceful takeover of land from local owners or users, increased taxation, and poor working conditions led to many African protests. In 1957, Ghana, known until then as the Gold Coast, became the first sub-Saharan African country to gain independence. The freedom movement was led by Kwame Nkrumah's convention, People's Party, through a strike, boycotts, and mass rallies. In 1951, the party won a huge electoral victory. It opposed the existing system in which the British rule had allowed the chiefs to nominate representatives to the legislature. It pressed the British to grant a legislature that contained no nominated or special members, and on this demand in 1954, election to the new legislative council were देखिए इलेक्शन, यहाँ पर इलेक्शन टू द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वर held in 1956. The convention People's Party on these, thus paving the way for the proclamation of an independent nation under the name Ghana. अब अनंत में यहाँ देखिए अफ्रीका में राष्ट्रवाद की बात यहाँ पर की गई। अफ्रीका में राष्ट्रवाद की बात यहाँ पर उसको यहाँ पर देखिए 19वीं सदी के यहाँ पर क्या देखिए 19वीं सदी के आखिर देखिए यहाँ पर क्या 19वीं सदी के देखिए 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद उदय हुआ। इनमें बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद उदय स्वतंत्रता उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन देखिए, अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों और किसानों जमीन का जबरन अधिग्रहण करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्व कुआमे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 कन्वेंशन पीपुल पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभा में अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अब आगे हम देखें क्या कि एल्सवेयर की लेट्स इमेजिन की बात आपके यहाँ पर की गई है। आइए कल्पना करते हैं। लेट्स इमेजिन दैट यू आर इन्वॉल्व इन द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ब्रीफली डिस्कस योर प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्ट्रगल एंड योर विजन ऑफ ए फ्री इंडिया। मान लीजिए कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद संक्षेप में बताइए कि आप संघर्ष के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं और किस तरह का स्वतंत्र भारत रचते हैं। अब आगे यहाँ देखिए जो खास बात कही वो यहाँ पे देखिए, यहाँ से चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है।